आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक दूल्हे और दुल्हन का बारिश के बीच 7 फेरे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल जब नेहा और रितेश का शादी समारोह चल रहा था तभी वहां तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद रिश्तेदार तो अंदर सुरक्षित जगह पर चले गए, लेकिन ये जोड़ा वहीं बारिश में भीगता रहा। इसके बाद मुहूर्त न बीत जाए ऐसे में दूल्हे और दुल्हन ने छाता पकड़कर ये फेरे लिए और शादी की रस्म पूरी कर ली। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर में रिक्शा चलाते नजर आए। दरअसल वो यहां लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को अपने रिक्शे पर बिठा लिया और उन्हें रिक्शे की सवारी करवाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। तमिलनाडु में चिथिराई महोत्सव के दौरान मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह हो गया। ये आयोजन मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में हुआ। 15 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में ये सबसे खास दिन होता है। इस खास मौके पर वहां हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मां मीनाक्षी को पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर को शिवजी का रूप माना जाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेंदुआ करीब 40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ उत्तराखंड के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर गांव में घुस आया था। इसके बाद तेंदुए के पीछे कुछ कुत्ते लग गए, जिससे डरकर ये तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इस तेंदुए की जानकारी दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे इंसानों ने बनाया और इसका कामकाज का तरीका भी इंसानों की तरह ही है। लेकिन इस एआई का जिन्हें गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने ही इसको लेकर चेतावनी का हॉर्न बजा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से एक है, जिसके बारे में शायद ही सोचा जा सकता था कि मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और काम करने की क्षमता होगी। लेकिन ये न सिर्फ संभव हुआ बल्कि आज एआई का दुनिया में डंका बज रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की खूबियों से भरी तकनीक है। इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, फैसले लेना और किसी समस्या को हल करना, ये तमाम इसकी विशेषताएं हैं। चैट जीपीटी जो आज खूब पॉपुलर है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टूल है जो एआई की मदद से किसी से भी संवाद कर सकता है। बीते हुए कल की बात हो या फिर आने वाले कल का अंदाजा, इंसान के हर सवाल का जवाब एआई दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे शब्दों में कहें तो इंसान की बनाई हुई सोचने की शक्ति। लेकिन ये भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंसान की बनाई हुई ये शक्ति इंसानों पर भारी भी पड़ सकती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले ज़ैफरे हिंटन ने खुद एआई के खतरे को लेकर आगाह किया है। यही नहीं, 75 साल की उम्र में उन्होंने गूगल से इस्तीफा भी दे दिया है और एआई को लेकर बढ़ रहे कुछ खतरों से दुनिया को सावधान करने के लिए हॉर्न भी बजाया है। हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज के पॉपुलर एआई सिस्टम की नींव रखी। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रास्ता हिंटन ने ही खोजा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंटन ने अब अपने काम पर पछतावा जताया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक मैं कह सकता हूं,
फिलहाल एआई से लैस मशीन हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वे जल्दी ही इंसान से आगे हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चैटबॉट्स जल्द ही इंसानी दिमाग की जानकारी से, उनकी सोच से आगे निकल जाएंगी। हिंटन के मुताबिक फिलहाल हम GPT-4 जैसी चीजें देख रहे हैं जो सामान्य ज्ञान के मामले में एक आम इंसान को मात दे सकते हैं। हालांकि ये रीजनिंग के मामले में उतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन ये सिंपल रीजनिंग जरूर कर रहे हैं। प्रोग्रेस के रेट को देखते हुए उम्मीद है कि चीजें तेजी से बेहतर हो रही हैं, इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हिंटन ने बतौर मिसाल बैड एक्टर्स यानी बुरी नीयत वाले लोगों का हवाला दिया है जो एआई का इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए कर सकते हैं। हिंटन के मुताबिक किसी रोज कोई बुरा इंसान रोबोट्स को अपने लक्ष्य बनाने की क्षमता दे देता है तो क्या होगा? हिंटन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि एआई रोबोट्स खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने का लक्ष्य सेट कर सकते हैं। हिंटन ने इसे बायोलॉजिकल सिस्टम बनाम डिजिटल सिस्टम की लड़ाई बताया है। डिजिटल सिस्टम में आप उस जैसी कोई कॉपी बना सकते हैं। ये कॉपी अलग अलग चीजें एक ही समय पर अलग अलग सीख सकते हैं। ये एक दूसरे से जानकारी शेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे ही एक कॉपी कुछ सीखती है, दूसरी कॉपी खुद उस चीज को सीख जाएंगे और इस तरह से ये चैटबॉट्स इंसान से ज्यादा जान जाएंगी। ऐसे में इस बात की चिंता ज्यादा है कि इंसान की बनाई हुई ये तकनीक इंसानों के लिए ही मुश्किल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चिंता जताई जा रही है, उसको लेकर आखिर साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। आज के ज़माने में एआई बहुत हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है और उसका नंबर वन रीज़न यही है कि हम एआई पे पूरा भरोसा करते हैं कि एआई ही सत्य है। दूसरा, एआई के पास पावर है कि वो आपका बिहेवियर पढ़ सकता है। हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो एआई पूरा आपके बिहेवियर पढ़ता है, उन पैटर्न्स को देखता है, पैटर्न्स देखने के बाद डेटा निकालता है कि ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है इनका ऐसा बिहेवियर है, ये यहाँ इनकी ये एक्टिविटीज हैं, तो कुल मिला के पूरा एक बायोडेटा एक इंडिविजुअल का क्रिएट हो जाता है। चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई हैं और अब 2023 से 2024 अगला साल तो और भी कुछ डेवलपमेंट्स आनी बाकी हैं। तो जैसा मैंने कहा, एआई बिल्कुल आपका एक वो गुलाम की तरह है जिसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप लिखेंगे आपको 10 करोड़ आंसर मिल जाएंगे, बट एआई आपकी मदद कर सकता है एग्जैक्ट पता लगाने में कि एक्चुअली किस चीज से वहां के लोग पीड़ित हैं, उनको सोल्यूशन क्या चाहिए, और सोल्यूशंस कुछ आपको सजेस्ट भी कर सकता है। पर जहां तक मिसयूज की बात है, तो मिसयूज भी काफी हद तक बहुत जगह हो सकता है। जैसे आप एआई के थ्रू आप फॉल्स इंफॉर्मेशन आप फैला सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप पहली बात तो आप टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा करते हैं, ऊपर से एआई इतनी कन्विंसिंगली आपके लिए चीजें जब लिखता है तो आपको और भरोसा हो जाता है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। दूसरा, लोगों को, क्योंकि एआई ह्यूमन ब्रेन को पकड़ता है, उसको पता है आपके बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, तो अगर आपके बिहेवियर पैटर्न्स में उसने जो भी पकड़ा है उसको यूज मिसयूज दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो मिसयूज आपके बिहेवियर पैटर्न्स की जो कमजोरियां हैं, अगर हमें पता है कि कोई लोग किसी टॉपिक को लेके बहुत ही जागरूक हैं, या फिर किसी टॉपिक को लेके उनको नहीं पता, जहां जिस टॉपिक को लेके नहीं पता वहां मैनिपुलेशन करना काफी ईजी है। तो मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे सब लोग एआई जरूर इस्तेमाल करेंगे और करना चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि एआई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कोलकाता में टीएमसी का धरना केंद्र पर लगाया, एक बार फिर से भेदभाव का आरोप। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुंबई में अपनी किताब के विमोचन के दौरान इसकी घोषणा की। इस दौरान पवार ने कहा कि उन्हें पता है कि कब रुकना है। उधर पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्हें मनाने की कोशिशें भी जारी है। इस मुद्दे पर एनसीपी कार्यकर्ता पवार को अपना फैसला पलटने की अपील करते हुए पार्टी दफ्तर पर जुट गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली। अब हाईकोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले दोनों पक्षों ने सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखी। राहुल पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकील निरुपम नानावटी ने कहा कि राहुल गांधी को अब राहत नहीं दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद भी राहुल ने माफी नहीं मांगने की बात कही।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक खबर को गलत बताया। राघव ने कहा कि ईडी की किसी भी रिपोर्ट में उनका नाम आरोपी या किसी भी दूसरी तरह से शामिल नहीं है। साथ ही राघव ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि ईडी और सीबीआई पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। पंजाब में सरकारी दफ्तरों के नए टाइम पर खुलने का आदेश लागू हो गया। अब से कर्मचारी सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सुबह 7:30 बजे अपने दफ्तर पहुंचे और काम शुरू किया। राज्य सरकार की दलील है कि इससे गर्मियों में बिजली की बचत होगी। दफ्तरों में एसी और कूलर कम चलेंगे, जबकि आम जनता भी कड़ी धूप से पहले अपने काम सरकारी दफ्तरों में करवा सकेगी। यह आदेश 15 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में दिक्कत हुई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मुश्किलें बढ़ गई। कनाडा पुलिस ने उसका नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किया। वो लिस्ट में 15वें नंबर पर है और उस पर कनाडा में भी हत्या का आरोप है। ऐसे में गोल्डी बराड़ पर इनाम भी रखा गया है। कनाडा की पुलिस ने गोल्डी बराड़ पर यह एक्शन इंटरपोल के कहने पर लिया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल पहली बार विदेश में युद्धाभ्यास में शामिल हुए। ये लड़ाकू विमान ग्रीस में चल रही एक्सरसाइज में नजर आए। भारत, ग्रीस और फ्रांस समेत कई देशों की वायुसेना के बीच यह संयुक्त युद्धाभ्यास पिछले महीने से शुरू हुआ था, जो कि गुरुवार तक चलेगा। इस अभ्यास में सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक में सियासी कुश्ती जारी है। इसमें अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे को मात देने की होड़ लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में तमाम तरह के वादे किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो एक वादा किया है उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कांग्रेस के उस वादे पर निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उसे भी सियासी फायदे और नुकसान के लिहाज से ही देखा जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में सत्ता के लिए सियासी जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के लिए कमान संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। कर्नाटक की जनता को अपने अपने पक्ष में लुभाने की कवायद जारी है। पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो इसके अगले ही दिन कांग्रेस का भी चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने आ गया। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं, लेकिन बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने के वादे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। होसपेट में चुनावी सभा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने वाले वादे पर करारा वार किया। दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस जिस मुद्दे के जरिए वोट हासिल करना चाहती है, उसी मुद्दे को बीजेपी अपना चुनावी हथियार बनाने में जुट जाती है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था, तो उन्होंने पलटवार करते हुए सांप को भगवान शिव के गले की शोभा बताकर जनता को भगवान शिव का रूप बता दिया।
अब जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है। आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो दिया है, मेरा मानना है कि जिन्ना अगर आज होता था भारत में, जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहां आए हैं? बजरंग दल की भी बड़ी विध्वंसक गतिविधियां हैं। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन निष्पक्ष जांच हो जाए तो पता लगेगा कि बजरंग दल जैसे संगठन की गतिविधि या विध्वंसक गतिविधि पीएफआई से काम नहीं। कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने उतरी बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उसने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनमें कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी शामिल है। इससे पहले कर्नाटक की मुंबई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वादों की झड़ी लगाकर एक दूसरे को मात देने की चाल चलती है। अब गेंद जनता के पाले में है, जो ये तय करेगी कि किसे सत्ता की पिच पर टिकाना है और किसे रास्ता दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 242 अंक उछलकर 61,355 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 83 अंक चढ़कर 18,148 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान बैंक, आईटी और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना प्रति 10 ग्राम 225 रुपए सस्ता हुआ और ये 60,075 पर लुढ़क गया। साथ ही चांदी प्रति किलो 380 रुपए सस्ती हो गई। इससे चांदी की कीमत 75,600 रुपए पर पहुंच गई। एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट ने बड़ा फैसला लिया। उसकी फ्लाइट 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को उड़ान नहीं भरेगी। इसके पीछे फंड को वजह बताया गया। साथ ही कंपनी ने उसे दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन भी कर दिया। इस बीच पूरे मामले को लेकर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को नोटिस जारी किया और बिना जानकारी दिए उड़ान रोकने को लेकर जवाब मांगा। उधर कहा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। व्हाट्सएप ने मार्च में 47 लाख से ज्यादा खातों को बैन कर दिया। ये फैसला यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। व्हाट्सएप हर महीने अपने प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी और हेट स्पीच फैलाने वाले ऐसे अकाउंट पर कार्रवाई करती है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जिद और जुनून को जब मकसद मिल जाए तो एक मिशन बन जाता है। पंजाब पुलिस के एक सिपाही ने अपने गांव की बेटियों को नेशनल लेवल का क्रिकेटर बनाने के लिए एक ऐसा ही मिशन बना लिया है। गुलाब सिंह नाम के इस सिपाही ने न सिर्फ अपने खेत को क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया, बल्कि खेती बाड़ी से होने वाली आमदनी और सैलरी को भी बेटियों की ट्रेनिंग पर खर्च कर देते हैं। इनकी अकेडमी की लड़कियों ने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया है। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, न ही क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड है, लेकिन क्रिकेट का खेल जोरों पर है। 9 से 14 साल के बीच की करीब 18 बेटियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए जोर शोर से अभ्यास में जुटी हैं। मैं अंडर 19 भी खेली हूँ और अंडर 15 स्टेट कैंप में भी सिलेक्ट हुआ और अब पटियाला में डिस्ट्रिक्ट में। मैं अंडर 19 तक खेली हूँ, अब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अंडर 19 तक खेली हूँ। पंजाब के पटियाला जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर धारोंकी गांव में क्रिकेट के गुर सीख रही इन बेटियों का सपना भारत के लिए खेलना है और इन बेटियों को ये सपना दिखाया है पंजाब पुलिस में सिपाही गुलाब सिंह शेरगिल ने। खेती बाड़ी से होने वाली आमदनी और सैलरी की मदद से इन बच्चियों को ट्रेनिंग वो दिलवा रहे हैं। कैसे इस मिशन की शुरुआत हुई, आइए गुलाब सिंह से ही जानते हैं। जितना भी खर्चा है किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। इंडियन क्रिकेटर मुन्ना पटेल का गांव है अहमदाबाद बड़ौदा से आगे, वो
40 किलोमीटर दूर है बड़ौदा से, गांव में से है ना। तो जब हम कटाई करने उस गांव में गए तो जाते जाते उस गांव का ग्राउंड हमारी नजर पड़ा। हम चला रहे थे उस हार्वेस्टिंग कम्बाइन को, तो कटाई करते उसके खेत में बैठ के हम बस यही सोचे जा रहे थे भी ये गांव शहर से कितनी दूर है, कितना अच्छा प्ले ग्राउंड है। तो वहां से फिर हमने आइडिया लेके आए, वो 2012 की बात है। तो हमने सोचा यहाँ से जाके तो हम अपने गांव में ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे। गुलाब सिंह को क्रिकेट अकादमी खोलने का विचार तो 2012 में ही आ गया, लेकिन अकादमी खोलने में उन्हें 7 साल लग गए। गांव में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, लिहाजा कोरोना काल के दौरान 2019 में गुलाब सिंह ने अपने 1 एकड़ के खेत को ही क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया। गांव की बेटियों की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाला NIS क्वालिफाइड कोच अभिषेक जलोटा ने। पहले तो मुझे लगा कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो जाएगी, बट फिर उन्होंने मुझे जब यहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा, मैंने बच्चों का माहौल देखा, बच्चों में पोटेंशियल देखा, तो फिर मैंने सोचा मैं शाम को यहाँ पे जरूर आया करूँगा। तो जब भी मैं PPS से फ्री होता था तो साथ के साथ यहाँ पे आ जाता था, बच्चों के साथ मन लग जाता था, बच्चों को सीखने को मिलता था। महज 3 साल की ट्रेनिंग में ही बेटियों ने अपने हुनर का लोहा बनवाया। अंडर 19 में संगरूर की ओर से इनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। सभी लड़कियां 8 से 13 साल की उम्र की थीं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन होते हैं उसमें से 3 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट संगरूर की तरफ से खेले अंडर 19। उस समय 2021 में अंडर 19 का ही पहला स्टेप था वुमेन क्रिकेट का। बेटियों को नेशनल लेवल का क्रिकेटर बनाने के मिशन में आज गुलाब सिंह का पूरा परिवार जुटा हुआ है। मां हरजीत कौर बेटियों की देखभाल करती हैं, तो बहन जसवीर कौर इन लड़कियों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाती हैं। हर किसी को उम्मीद है कि ये बेटियां आने वाले समय में गांव का ही नहीं पूरे पंजाब का नाम क्रिकेट जगत में रोशन करेंगी। पटियाला से मुनीश कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एम्स में अब डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। खबर है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी IBM 7800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी इन कर्मचारियों की जगह पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कराने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि इससे कंपनी के खर्च में काफी कमी आएगी। मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक युवक ने ऐसी ऐप बनाई जिसके जरिए कोई भी 1 रुपए में नौकरी पा सकता है। दरअसल यहाँ के जीजा माता नगर में रहने वाले उदय पवार ने नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए टिंग टोंग नाम का एप्लीकेशन तैयार किया। दावा है कि इसके जरिए कम पढ़े लिखे और बेरोजगार लोगों को नौकरी का मौका मिलेगा। इस ऐप में आपको नजदीकी क्लिनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वकील, CA जैसी सारी जानकारियां मिलेंगी। इतना ही नहीं कि आपके घर के पास पानीपुरी वाला है, ये जानकारी भी इस ऐप में मिल जाएगी। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के तौर पर 1 रुपए रोजाना यानी 365 रुपए सालाना देने होंगे। एम्स दिल्ली में अब डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल एम्स ने इसके लिए इंडिया मेडिट्रॉनिक नाम की कंपनी के साथ करार किया। साथ ही अस्पताल में लैब का उद्घाटन कर दिया गया। इसी के साथ एम्स दिल्ली अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन गया जहां डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी अब भारत के डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली मेट्रो से जुड़ा है। कभी अपने आरामदायक और सुकून भरे सफर के लिए जाने जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब आपत्तिजनक घटनाओं की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती है। दिल्ली मेट्रो में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद इसमें सफर करने वालों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, बल्कि हाल फिलहाल में दिल्ली मेट्रो में ऐसा काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से यात्रियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अश्लीलता की हद तक जाकर कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की है जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मेट्रो का सफर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित है। हालांकि दिल्ली पुलिस इन हरकतों को लेकर एक्शन में है। उन असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है जो मेट्रो की छवि पर दाग लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है और क्या केवल पुलिस के भरोसे मेट्रो की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सकता है?
फिलहाल इन घटनाओं पर डीएमआरसी ने एक बयान जारी करके लोगों से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने की अपील की है। डीएमआरसी ने लोगों से अपील की है कि यात्रा करते समय जिम्मेदारी से व्यवहार करें, आपत्तिजनक व्यवहार देखने पर शिकायत करें, कॉरिडोर, स्टेशन, समय आदि का विवरण देते हुए डीएमआरसी हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना दें। साथ ही डीएमआरसी ने आवश्यक कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। इस तरह के व्यवहार की निगरानी के लिए डीएमआरसी मेट्रो में सुरक्षा कर्मचारियों के उड़न दस्ते की संख्या बढ़ाएगा। आपत्तिजनक व्यवहार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएमआरसी के तमाम नियम और एक्शन के बावजूद मेट्रो कोच में जिस तरह से आपत्तिजनक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेट्रो प्रशासन के पास इसे रोकने का कोई ठोस फॉर्मूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सोशल अड्डा में हमने दिल्ली मेट्रो में हुई घटनाओं को लेकर ही कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मेट्रो में बहुत सारी चीजें, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, वायरल हो, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, आपत्तिजनक चीजें कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग उनके साथ उस वक्त सफर कर रहे हैं, वो उसी समय उनको रोकते क्यों नहीं, उनको टोकते क्यों नहीं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या कभी रोकेंगे या आप फोटो वीडियो लेंगे, निकल लेंगे? ऐसा होता है कि हमें पहले से सिखाया गया है कि किसी बुरी चीज में मत पड़ो, वरना आप भी फंसोगे, मदद करोगे तब भी फंसोगे। अब वो ये सब कर रहे हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, पर फिर बात हम पे आएगी, फिर हम उस केस में इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए कोई आगे नहीं आता। जो भी कुछ हो रहा है उस पर बस सोशल मीडिया पर डिस्कशन करते रहिए, बुरा देख के आंखें बंद कर लेनी, ऐसा है? हाँ, बस वो यही सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देंगे तो हमारी पोस्ट ऊपर चली जाएगी, पर इन पर्सन वो कोई वो स्टेप नहीं लेते, स्टैंड नहीं लेते उस चीज का। क्या बस बुरा देखना है, इग्नोर कर देना, या फिर वाकई हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? हाँ, कुछ कर सकते हैं हम। ऑपरेशन करना चाहिए तुरंत? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मेट्रो में आप लोग सफर करते हैं तो कई बार आपत्तिजनक चीजें देखते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है। जी, मैंने एक वीडियो देखा था, उस पर देखा था, आया था वीडियो एक, तो वीडियो था किसी स्टाफ ने दिखाया था मुझे वीडियो, उसमें एक लड़का अननेसेसरी हरकतें कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे ये बताइए, सवाल यहाँ पर ये है कि जब आपको मेट्रो में चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, हो सकता है कि आप भी कई बार ऐसे सीन्स में उनके साथ यात्रा कर रहे हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लोग रोकते क्यों नहीं है, टोकते क्यों नहीं है? रोकना चाहिए अगर देखते हैं तो, क्योंकि जनरली वो जनरल चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, हर आदमी इसमें सफर करता है, लड़कियां भी होती हैं, जेंट्स भी, लेडीज सब होते हैं, तो अगर कहीं चीज गलत लगती है तो उसको रोकना चाहिए, और सभी को रोकना चाहिए, चाहे कोई भी है साथ में सफर कर रहा चाहिए। ना बोलने से तो बढ़ेगी, क्योंकि गलत चीज करने से लोग, छोटे छोटे बच्चे, उन पर इफेक्ट पड़ेगा, आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन उनके हिसाब से भी चलने लगेगी। आप लोग को आइडिया है कि पिछले जो फोटोज वीडियोज आपने देखे मेट्रो के, कोई भी शिकायत करता आगे नहीं आया? उनके फोटोज वीडियोज वायरल तो हो गए, लेकिन कोई शिकायत करता आगे नहीं आया। ये तो गलत। शिकायत होने पे भी उसका एक्शन रिएक्शन जैसे देर से होना, कहीं ना कहीं आदमी चाहता है क्विक, जो भी हो क्विक हो, तुरंत हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग पीछे। अब एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबको ये काम करना चाहिए, गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में अभी और सदस्य देश नहीं जोड़े जाएंगे। इस बात की जानकारी अमेरिका ने दी। अगले महीने 24 जून को ऑस्ट्रेलिया में इसका शिखर सम्मेलन होगा। इसी से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समय क्वाड में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। पिछले साल चीन के मुकाबले भारत से ज्यादा छात्र अमेरिका पढ़ने गए। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। उसके मुताबिक चीन ने 2022 में 2021 की तुलना में करीब 25,000 कम छात्र अमेरिका भेजा। वहीं भारत ने 64,000 ज्यादा छात्र अमेरिका पढ़ाई के लिए भेजे। अमेरिका के वर्जीनिया और दूसरे इलाके में तेज तूफान आया। वहां 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे वहां 100 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई। वहीं कई मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। थाईलैंड में पीएम उम्मीदवार पेंटोगटारन श्रीनावात्रा के घर एक नन्हा मेहमान आया। दरअसल वो मां बन गई। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी और बच्चे की तस्वीर भी शेयर की। थाईलैंड में 14 मई को आम चुनाव है, जिसमें पेंटोगटारन श्रीनावात्रा भी पीएम पद के उम्मीदवारों में शामिल हैं। पेंटोगटारन श्रीनावात्रा अभी 36 साल की हैं और कहा जा रहा है कि वो 12 मई को होने वाली रैली में शामिल हो सकती हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में ईद से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जो बाइडेन भी इसमें मौजूद रहे। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ईद 22 अप्रैल को मनाई गई थी। अब इसी से जुड़ा एक सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस में भी आयोजित हुआ। और टीम इंडिया टेस्ट में फिर बनी है नंबर 1। जी हां, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले टॉप पर पहुंच गए। उसने रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 का ताज हासिल कर लिया। अब भारत के अंक 119 से बढ़कर 121 हो गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंक 122 से खिसककर 116 पर लुढ़क गए। आईपीएल में विराट कोहली और गौतम गंभीर पर बड़ी कार्रवाई हुई। दोनों को मैदान पर भिड़ने की वजह से अपनी पूरी मैच फीस गंवानी पड़ी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के क्रिकेटर नवीन उल हक की 50% मैच फीस काट ली गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर जारी रहा। इस बीच अब पहलवानों ने छात्रों से भी मदद मांगी और बुधवार को उनके समर्थन में आगे आने की अपील की। दोपहर 12 बजे डीयू के नॉर्थ कैंपस में पहलवानों ने मार्च निकालने की गुजारिश की। नेपाल की टीम ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये पहला मौका है जब नेपाल ने इस टूर्नामेंट में एंट्री की। उसने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेले गए मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर ली।